मुझे फोर्स किया गया कि ये टेलीविजन पे आ रहा है, आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा। ही वॉज ऑन स्टेरॉइड्स, आई मीन कंप्लीटली जूसी। ओके। उस वक्त उसका वेट मेरे से ज्यादा था। ओके। आई मीन 10 किलो ज्यादा था। डोपिंग टेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद में मुझे फोर्सफुली फाइट करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं ये सब पैसा अपने पास रखते हैं। ये उनको एक लॉलीपॉप देते हैं कुछ पैसों का, टीवी पे आने का। हाँ। और वो फाइटर्स बेवकूफ भी बन जाते हैं। Hi guys, welcome back to the Farhan Show, and today I have brought you the MMA and sports series. Today our special guest is one of the veteran fighter of mixed martial arts, Mr. Abhijit Petkar. From India, he considers himself a brawler by nature, weighing in at 93 kilograms. He is Abhijit the Bulldog Petkar. वेलकम अभिजीत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे शो पे आने के लिए। शुक्रिया भाई। मिक्स मार्शल आर्ट्स में तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आया? शुरुआत में ही बचपन से लड़ाई झगड़े करने के तो वो मेरा जो ब्रॉल करने का जो आदत था वो मैंने टर्न आउट किया स्पोर्ट्स में। अच्छा, ओके। मेरे कांटेक्ट डैनियल आइजैक से हुआ। ओके। तो उन्होंने मुझे कुछ इंटरनेशनल फाइट्स खिलाए। ओके। उसके बाद मैं 19 इयर्स की एज में मेरी फर्स्ट प्रो फाइट थी अफ्रीका में। ओके। चैंपियनशिप के लिए, ओके के लिए। ओके। बट फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। ओके ओके। फिर उसके बाद मैंने फिर से कम बैक किया मेरे मिक्स मार्शल आर्ट करियर में। फिर मैं कुछ साल था, मतलब मेरा करियर हमेशा ऑन एंड ऑफ चलता रहा। अच्छा। अभी लास्ट 3 साल से मैंने कोई फाइट नहीं करी है। ओके। बट आई विल बी फाइटिंग सून। गुड भाई। हाउ इट इज टू बी एन इंडियन एमएमए फाइटर? एक्चुअली दुनिया जो है इंडियन एमएमए फाइटर्स को अभी तक कंसिडर भी नहीं करती। हम कोई एमएमए फाइटिंग के लेवल के हैं, बट धीरे धीरे स्कोप बढ़ रहा है। भाई तुम बिलीव करते हो कि मतलब वर्थ है एक इंडिया में एमएमए फाइटर होना? अगर आप एमएमए फाइटिंग अपने पैशन के लिए कर रहे हो तो इट इज वर्थ। लेकिन अगर आप एमएमए फाइटिंग पैसा कमाने के लिए या जो इससे फेम हासिल होगा उस लिए कर रहे हो तो इट इज नॉट वर्थ। बिकॉज अभी तक हम वो स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि जहां पे आपको मनी फ्लो होगा, और जब तक आप एक रिकॉग्नाइज नाम नहीं बनोगे तब तक आपको उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। अभी आपको करंट सिनेरियो क्या दिखता है इंडियन एमएमए का, और 20 साल बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? आज के टाइम पे सब में बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे काफी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। मेरा फाइटर अच्छा है, मेरा फाइटर अच्छा है, मेरा फाइटर अच्छा है। इसमें फाइटर की ग्रोथ कहीं पे रुक रही है। ओके। और जो पोटेंशियल फाइटर्स है इनके पॉलिटिक्स के चक्कर में वो पीछे रह गए। ओके। हमें सबको इकट्ठा जो अच्छे फाइटर्स हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, तो जाके 20 साल बाद ये स्पोर्ट कहीं किसी लेवल पे पहुंच पाएगा। नहीं तो 20 साल बाद भी यूएफसी कभी इंडिया नहीं आने वाला। अच्छा, मतलब जैसे कमर्शियली भी बोल रहे हो और आप कमर्शियली भी ओके और इवन प्रैक्टिकल भी, मतलब जो अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट, क्योंकि जो भी फाइटर आता है इस स्पोर्ट में
वो हमको समझना पड़ेगा, वो एक इकोनॉमिकल साउंड बैकग्राउंड से नहीं आता। कोई इकोनॉमिकली साउंडेड आदमी सुबह उठ के मुंह पे पंच खाना पसंद नहीं करता। जो एनालिसिस है ये लोअर मिडिल या उससे भी जो लोअर, अगर आप हम स्टैंडर्ड बोलेंगे वहां से फाइटर, एक्चुअल फाइटर्स आते हैं, एकदम ग्राउंड से, एकदम लोकल से। यही वो लोग हैं जो सरवाइव कर सकते हैं ये फाइटिंग स्पोर्ट में। बाकी मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास भी टिपिकल मेंटेलिटी रखता है कि मैं जॉब पे जाऊं, डिग्री करूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, पंच खाऊं, चेहरे पे चेहरा बिगाड़ूं। के कौन पंच खाना चाहता? एग्जैक्टली, सही बात है। लिविंग के लिए क्या कर रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो कि एमएमए? अपार्ट फ्रॉम एमएमए आई डू रन एमएमए जिम एंड अ क्रॉसफिट जिम। ओके, सो मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ यही है, ये जो बनाया है मैंने तामझाम, ये मतलब एक फिटनेस जिम बनाई है मैंने। इसके अलावा फाइटर्स को भी प्रमोट करता हूँ। अच्छा, मतलब आप ट्रेन करके उनको कंपटीशन के लिए भी दे रहे हो? कंपटीशन के लिए लेके जाता हूँ। मतलब आप कॉम्बैट मिक्स मार्शल आर्ट्स और विद फिटनेस बोथ। ओके, सो भाई ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है अभी अपने इस वक्त इंडियन एमएमए में, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली इसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। ओके, जैसे कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक मोनोपोली है। सब फाइटर्स बढ़ चुके हैं, सो हम सबसे बेस्ट फाइटर नहीं चुन पाएंगे क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रमोट करता है, एक अच्छा फाइटर लेके चल रही है। ओके, और उनके अलग अलग रूट्स हैं। ओके, तो इसमें फाइटर के ग्रोथ में थोड़ी रुकावट आ रही है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन एक इवेंट रन करता है, वो सिर्फ अपने फाइटर्स को ही प्रमोट करता है। ओके, और वो सिर्फ ये करता है कि मेरे फाइटर्स ही स्टार बनेंगे। ओके, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ये करता है कि मेरे फाइटर्स ही स्टार बनेंगे। ओके, तो बेसिकली इनमें से जो सबसे अच्छा फाइटर है वो कभी कंपीट नहीं कर पाता। और जहां तक इनकी मोनोपोली का सवाल है, ये एक्चुअली में जो इनके फाइटर्स को बीट करेंगे ये उनको कभी चांस मौका नहीं देते, क्योंकि इनको पता है कि हमारे जो भी फाइटर्स है ये हार जाएंगे यहाँ से। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसे, इन लोगों ने मुझे मौका तो दिया बट एंड मोमेंट पे पुल आउट कर दिया। ओके, आई एम द बेस्ट वेल्टर वेट इन इंडिया। ये सिर्फ गिने चुने फाइटर के लिए बेनिफिशियल है, जिसे बोलते हैं कुएं का मेंढक। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये अपने अपने कुएं के मेंढक बना चुकी है। ओके, और उनको प्रमोट कर रही है। ओके, और जो एक्चुअल में जो इनको बीटअप कर सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये उनकी बातें नहीं सुनते, उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहते। ओके, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैच मेकर है, इन्होंने मुझे एंड मोमेंट पे पुल आउट करने लगाया या फिर मुझे वो कंपटीशन नहीं दिया है। ओके, मतलब आप डिजर्व करते थे वो कंपटीशन, वो चीज मुझे नहीं मिली। ओके, तुम मानते हो इंडिया में फाइटर्स को अब्यूज किया जाता है, खास करके मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर्स को? बहुत ज्यादा। गिन के हमारे पास में 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, वही मैंने जो बोला था कुएं के मेंढक, इनके पास अपने अपने मेंढक है। ये अपने मेंढक को प्रमोट करने के लिए दूसरे फाइटर की ग्रोथ बिल्कुल एबॉलिश कर देते हैं। ओके, ये उन फाइटरों को तब बुलाते हैं जब वो आउट ऑफ शेप हो या जब वो ट्रेनिंग में ना हो, तब उनको कॉल करेंगे कि कम एंड फाइट एट अवर इवेंट। 1 वीक के नोटिस पे, 4 दिन के नोटिस पे, 5 दिन के नोटिस पे, जब वो फाइटर प्रिपेयर्ड नहीं होता, और तब इनका मेंढक शेर बनता है। अभी रिसेंटली खबीब ने एक आई थिंक सोशल मीडिया पे उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि 47 और 45 टाइम्स उनका डोप टेस्ट हुआ था यूसाडा में। तो उन्होंने मेंशन किया था कि जस्ट सी द नंबर्स, जो भी उनका मतलब करियर रहा यूसाडा में यूएफसी के दौरान। तो अपने इंडिया में क्या 1 बार 2 बार भी नहीं होता है डोप टेस्ट? आपका कभी हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मैं तो मेरा कभी नहीं हुआ है। अच्छा, ना मैंने किसी का देखा है। ओके, ओके, ये बहुत ज्यादा अब्यूज होता है इंडियन एमएमए में, और हमारे यहाँ के प्रमोटर्स इसको निगलेक्ट करते हैं जस्ट एक अच्छी फिजिक दिखने के लिए। ओके, और एक अच्छा स्टार, एक अच्छी कर्विंग बॉडी दिखने के लिए वो बस उसको एक शो पीस बना दे, बट एक्चुअली उनमें कोई दम नहीं होता। ओके, वो फाइट अच्छी नहीं कर पाते। ओके, सिर्फ एक दिखावा। ओके, एक्चुअल देखा जाए तो डोपिंग टेस्ट कुछ नहीं होता है, सब प्रमोटर के हाथ में होता है।
ओके, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये इसके ऊपर रोक होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये तुमको उस दौरान एडवांटेज दे रहा है जब सामने वाला, मतलब हम कंपटीशन इक्वल लेवल का होना चाहिए, ना कि एक को बढ़ावा दिया जाए और एक कमतर। ओके, ये चीज नहीं, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और आप क्यों किसी को अलाउ करते हो स्टेरॉइड्स लेने के लिए? यू कैन बी अ फाइटर, आई मीन खबीब जैसा फाइटर जो अनबीटेबल है, उसने कभी स्टेरॉइड नहीं लिए, तो आप दूसरों को क्यों अलाउ करते हो? ओके, सो मतलब मेरे हिसाब से इट इज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मतलब डेफिनेटली हमारे इंडिया में भी इस टर्म पर मतलब एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट रैंडम तो टेस्ट होने चाहिए। बट इसमें क्या होगा कि अगर एक फाइटर, मेरे हिसाब से अगर आप समझो विदाउट एनी केमिकल या विदाउट एनी स्टेरॉइड फाइट करते हो और अगर दूसरा फाइटर स्टेरॉइड लेके फाइट करता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अनफेयर है। अनफेयर, काफी अनफेयर हो चुका है, इवन मेरे साथ में भी ये चीज हो चुकी है। ओके, रिसेंटली अभी मैंने कुछ टाइम पहले कुछ प्रमोटर्स से मतलब ये सुना था कि अभी भी इंडियन एमएमए फाइटर्स को वक्त है, उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है और टाइम चाहिए यूएफसी जैसे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। तो आप क्या बिलीव करते हो, ठीक है कि नहीं, हमारे पास भी इतना टैलेंट अभी है या वक्त लगेगा? नहीं, हमको अभी वक्त लगेगा। हमको वो लेवल के फाइटर्स डेवलप करने पड़ेंगे जो वहां पे compete कर सके, हमको रिप्रेजेंट कर सके 100%। अब तक इंडिया का ये है कि हम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं। कॉम्बैट स्पोर्ट जैसे स्पोर्ट में हमारा नाम नहीं है। ओके, और कंसिडरिंग एमएमए एक बहुत ही एडवांस कॉम्बेटिव स्पोर्ट है। डेफिनेटली अगर उस स्पोर्ट में हमको आगे बढ़ना है तो हमको वैसे कैंप्स करने पड़ेंगे, वैसे ट्रेनर्स लाने पड़ेंगे जो हमारे पास में आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। ओके, उतने अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स लाने पड़ेंगे, उतनी अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मतलब इकोनॉमिकली भी हमारे पास उतना फाइनेंस इस चीज के लिए नहीं है। डेफिनेटली, या लोग लगाते नहीं इतना पैसा इसके ऊपर। डेफिनेटली हमारे पास में उतना फंड्स नहीं है अवेलेबल। स्पेशली जैसे मैंने बोला, फाइटर्स एक लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, सो उनके पास तो फंड्स होते ही नहीं है। डेफिनेटली मतलब वो एक नॉर्मल इंडियन फूड पे सस्टेन करते हैं। एग्जैक्टली, बट ये मैंने एक चीज नोट की है, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। मैंने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो इवेंट्स रन करते हैं एमएमए के हमारे इंडिया में, तो वो इवेंट पे बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं। लिटरली मुझे ऐसा फील होता है कि वो फाइटर्स पे उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आप सही मानते हो या मिथ है? ये बिल्कुल सही बात है। जो प्रमोटर्स है ये फाइटर्स पे ना खर्चा करके ये शो पे, ये सेलिब्रिटीज पे, जबकि सेलिब्रिटीज कोई शो हिट नहीं करवाता, ये करवाता है फाइटर्स। डेफिनेटली ये खुद का खून पसीना, वो ट्रेनिंग में वो मेहनत, उसके पीछे 2 महीने इंजरी रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क इतनी बड़ी रिस्क उठाता है। डेफिनेटली, और वहां पे केज में जाके compete करता है, वो एक शो पुट ऑन करता है, और उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, और उन सेलिब्रिटीज के लिए आपके पास पैसे है जो आके वहां पे मजा लेते। मतलब ये मेरा एक मतलब मैं आपसे पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि डेफिनेटली हमारे इंडिया में एक बॉलीवुड का कल्चर बहुत ज्यादा है। कोई भी इवेंट अगर आप करते हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे मिक्स मार्शल आर्ट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल, अभी बहुत सारे इवेंट्स हमारे कुछ सालों में मैंने देखा कि इंडियन सिनेरियो में अपने आए। तो हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि भाई जो चीज में बॉलीवुड एंट्री कर ले, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो इवेंट में एंटर करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका मार्केट लेवल बढ़ता है। ठीक है, मैं ये चीज को मानता हूं, ये अच्छा है, मतलब प्रमोशनल लेवल पे ये अच्छा है। बट लेकिन जो एक्चुअल में मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर्स हैं जो केज में लड़ते हैं, तो उन पर उतना ज्यादा पैसा खर्च ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं करती? आपको क्या लगता है? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं ये सब पैसा अपने पास रखते हैं, आगे फाइटर पे खर्चा करते। रियली? हाँ, ओके। ये उनको एक लॉलीपॉप देते हैं कुछ पैसों का, ओके, टीवी पे आने का। हाँ, और वो फाइटर्स बेवकूफ भी बन जाते हैं। ओके, और ये अपनी जान वहां पे निछार कर देते हैं, बट इनको मिलता कुछ नहीं। 100%। मतलब आप कहीं ना कहीं मतलब ये मानते हो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेके एक फाइटर केज में उतरता है। डेफिनेटली। और कुछ भी बड़ा हादसा भी उसके साथ हो सकता है, जान भी जा सकती है,
पॉसिबल है। डेफिनेटली ये एक बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट है। हाँ 100%। अगर देखेंगे यहाँ पे इंजरी की चांसेस बहुत ज्यादा है। सो अगर फाइटर अपनी जान उसमें डाल रहा है पूरी, सो डेफिनेटली उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए एक्चुअल में। अगर जितना आप उसको ट्रेनिंग में उसको फैसिलिटीज दोगे, डेफिनेटली फाइट उतना अच्छा करेगा। 100%। हमारे इंडियन फाइटर्स सिर्फ एमएमए पे सर्वाइव कर सकते हैं अभी या फिर कुछ आने वाले सालों में? सिर्फ इंडिया की बात नहीं है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात है। इवन अगर आप देखेंगे यूएफसी चैंपियन स्टीफन मियोचिक, इसको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी ये गार्बेज उठाने का काम करता है। रियली सो अगर आप देखोगे, वही मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने तो ये स्पोर्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके। एक लेवल अचीव करने तक, आई मीन एक स्टार, मतलब स्टार बनने तक ही आपका एक बहुत लंबा स्पैन हो जाता है, ट्रैवल का स्पैन हो जाता है। उसके साथ आपको एक पार्ट टाइम जॉब करनी बहुत जरूरी होती है। ओके। आपके फैमिली को नहीं तो आप सरवाइव कर सकते। एक फाइटर वो होता है जो उसके पीछे मेहनत करे, उस स्पोर्ट के पीछे अपना दिन का काम के अलावा ट्रेनिंग में उतना वक्त बिताए, तो वो चैंपियन बन सकता है। 100%। यानी मतलब एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद ही आप थोड़ा बहुत मतलब ये कर सकते हो कि आप फुल टाइम फाइटर बन सकते हो। अपार्ट फ्रॉम अभी फिलहाल में मतलब आपको कुछ ना कुछ अलग करना ही। आप फुल टाइम फाइटर बन नहीं सकते जब तक आपके पास वो इनकम सोर्सेस ना हो। ओके भाई, आपकी जो लास्ट फाइट थी बाबाजी चौधरी के साथ, मैं खुद बैठ के देख रहा था, तो मैंने देखा वो फाइट, उसमें आर्मबार से आपको डिफीट किया था बाबाजी चौधरी ने। तो आपका जैसा मतलब एक कॉल आउट है कि कहीं ना कहीं कोई कुछ कंट्रोवर्सी उसमें थी, तो क्या कंट्रोवर्सी थी एक्चुअली उसमें? मैंने ये पहली बार टेलीविजन पे, आई मीन मीडिया में बोल रहा हूँ। शुरुआत से ऐसा था कि मैं उस वक्त सबसे पहली चीज तो मैं बीमार था। ओके। आई मीन विजडम टूथ आ रहा था। Okay. आप सब लोगों को पता होगा कि कितना पेन होता है। ओके। सो अपार्ट फॉर दैट आई वाज लाइक वेरी वेरी सिक। ओके। उसके बाद में मुझे फोर्स किया गया कि ये टेलीविजन पे आ रहा है, आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा। Okay. लोग आपकी फाइट देखने के लिए बेताब है एंड ऑल एंड ऑल। मतलब ये फोर्स था कि मतलब एक आपको पुश था, एक अपॉर्चुनिटी पुश था? एक अपॉर्चुनिटी पुश नहीं था, ये एक फोर्स था। ओके। अगर ये अपॉर्चुनिटी पुश तब होता जब मैं वेल कंडीशन हूँ और मैं उसके साथ फाइट कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसके बाद में उसको रीमैच के लिए कई बार अप्रोच किया, बट उसके तरफ से हमेशा ना ही आई, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मुझे ना मिली है। जबकि मुझे उससे के साथ में दोबारा रीमैच करनी ही है। और एक बात, उस वक्त उसका वेट मेरे से ज्यादा था। आई मीन 10 किलो ज्यादा था, 8-10 किलो ज्यादा था। He couldn't cut his weight. Okay. And also he was on steroids. I mean, completely juicy. Okay. So मतलब पहली चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। जैसा आप बोल रहे हो कि अगर आपको एक फोर्स पुश किया गया फाइट के लिए, तो ये कंसिडरेबल नहीं था कि मतलब मैं जहां तक मैं जानता हूं, जितने भी एमएमए फाइट्स मैंने देखे या मैं खुद भी एमएमए फाइट खेल चुका हूं, तो मेडिकल टेस्ट हमारा होता है, राइट? मेडिकल टेस्ट होता है हमारा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद में डॉक्टर्स हमारे इंस्पेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमको कंफर्म किया जाता है कि हाँ भाई बंदा फाइट खेलेगा। तो क्या ये चीज कहीं नेग्लेक्ट हुई थी या इसको जंप करके आपको फाइट में डाला गया था, ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं था, ये मेडिकल प्रोसेस सब हुआ। डोपिंग टेस्ट सबसे, जो हमारा पहले भी इसके ऊपर बातचीत हुई, डोपिंग टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे फोर्सफुली फाइट करना पड़ा, जबकि मैं कर सकता था। मैं वो फाइट जीत सकता था। आई मीन आई डिडंट गेट नॉक्ड आउट, राइट? आर्म बार लगा है, कुछ नहीं हुआ मुझे, जबकि ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द नॉकआउट आर्टिस्ट। इसको नॉकआउट किया बाबाजीत, उसको स्ट्रेचर भी बोलते हैं, बाबाजीत स्ट्रेचर चौधरी। हाँ, तो बट उसने मुझे नॉकआउट नहीं किया है। हालांकि मैंने कितने सारे ब्लोज खाए हैं, हम एक दूसरे के अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन वो केज में, आई मीन मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे साथ में वो कुछ अनफेयर हुआ, गलत चीज हुई है। मेरी वापस से रीमैच करनी चाहिए और मुझे मौका मिलना चाहिए कि
मैं फिर से compete करूँ उसके साथ में. I mean, let's see who is the best. ओके, जैसा आपने अभी बताया कि आपको लगता है या आप जानते हो कि बाबाजी चौधरी ने स्टेरॉइड लिया हुआ है, तो ये चीज आप मतलब कहीं कहीं आपने ऑब्जेक्शन लिया इसका या कहीं आपने कंप्लेंट की? ऐसा कोई कमीशन हमारे पास नहीं है क्या इंडियन एमएमए में? कहाँ करूँगा, किसको compete करूँगा, किसको बोलूँगा, किसको कंप्लेन करूँगा मैं? ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं. मतलब ऑर्गेनाइजेशंस तो हमारे पास है बट कोई कमीशन नहीं है एक्चुअल में, कोई ऐसा कंप्लीट कोई लीगल कमीशन नहीं है या गवर्नमेंट या प्राइवेट व्हाटएवर? कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो फाइटर को आई मीन दे आर अंडर देयर कंट्रोल. ओके, या फिर उनको बैन कर सके फाइटिंग करने से या पुल आउट कर सके फाइट से अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है. वो उतनी स्ट्रिक्ट है, अगर है भी तो आई मीन वो कोई उनमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है. ये एक एसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन ये एसोसिएशन में से जो 3-4 आई मीन एमएमए के एसोसिएशन है, इन सबको कोलैबोरेट करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि एक अनजस्टिस ना हो किसी भी फाइटर के साथ. ओके, लाइक यूएस अपना जैसे कि अमेरिका में यूसाडा है जो यूएफसी फाइटर्स को मतलब उनका डोपिंग टेस्ट वगैरह देख के वो लोग कॉम्बैट स्पोर्ट में कवर करते हैं कि मतलब अगर कोई फाइटर डोप में पकड़ा जाता है, पॉजिटिव आता है तो उसको सीधा बैन कर दिया जाता है या व्हाटएवर उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी उसके ऊपर पेनल्टीज होंगी वो लगती. तो डेफिनेटली मैं भी मानता हूँ कि ये चीज होनी चाहिए हमारे इंडिया में, बट नहीं है. तो मैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है या प्रमोटर्स है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक आइए, कोलैबोरेट कीजिए, ऐसी कोई बॉडी बनाइए जहां पर हम फाइटर्स को प्रॉपरली और फेयरली डोपिंग से बचा सके, और अगर कोई मिलता है डोपिंग पे तो उनके ऊपर प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके. अभी नेक्स्ट मूव क्या है आपका मिक्स मार्शल आर्ट करियर में आपके? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? So right now I haven't competed since last 3 years. Okay. ये लॉकडाउन के चक्कर में कुछ मेरी फाइट्स कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई. बट मैं नेक्स्ट ईयर या दिसंबर एंड में जरूर मेरा कमबैक करने वाला हूँ. मेरे कुछ फाइट्स लाइंड अप है. मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन में हूँ. या फिर किसी प्रमोटर को अगर लगता है कि वो मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो जरूर करें. सो अभिजीत पेटकर इज फुल्ली रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ फाइट. कोई भी फाइटर उनके सामने आके खेल सकता है, एंड स्पेसिफिकली इज लुकिंग फॉर बाबाजीत चौधरी. और कोई भी ऐसा मतलब आई मीन कोई भी ऐसा फाइटर जो कंसिडर करता है अपने आप को बेस्ट, आई मीन इफ यू आर कंसिडरिंग यू आर द बेस्ट, यू शुड फाइट द बेस्ट. ऑफ कोर्स. घर में बैठे बैठे क्यों चिल्लाते हो आप लोग सोशल मीडिया में डाल के कि मैं ऐसा हूँ? कीबोर्ड वॉरियर्स. और किसी बच्चे को लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मार के मतलब आप कहाँ से बड़े बन गए हो? डेफिनेटली. किसी एक एमेच्योर बच्चे को लाके ऑर्गेनाइजेशन में उसको मार के आप बड़े नहीं बन सकते. आपको अगर बड़ा बनना है तो आप खेलिए अपने लेवल के कॉम्पिटिटर से. डेफिनेटली. मैं भी चाहूंगा ऑर्गेनाइजर्स से और तमाम जो भी इवेंट्स मेकर हैं, मैच मेकर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये एक मैच हम वापस देखना चाहेंगे, बाबाजीत चौधरी और अभिजीत पेटकर का. भाई हमारे यहाँ पर ऑथेंटिक एमएमए, यानी मैं अगर एकदम सिंपल में कहूँ तो ओरिजिनल एमएमए कोचेस या ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं और कितने फेक है? ये हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फेक एमएमए जिम्स है. हमारे यहाँ पे कोई भी कराटे वाला आता है और एमएमए चिपका देता है, बिकॉज कराटे आज के टाइम पे एक आउटडेटेड हो गया है. आउटडेटेड मार्शल आर्ट इंडिया. इवन मैं जिस सिटी में रहता हूँ कल्याण में, यहाँ पे कई ऐसे कराटे वाले हैं जो एमएमए का बोर्ड चिपका के कराटे सिखाते हैं, अंदर बाहर रहता है एमएमए. अब ये लोगों ने कभी जाके एक 3 दिन का सर्टिफिकेट लाया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. आई मीन हम लोग इस सालों से ये कर रहे हैं, हम लोग अभी तक परफेक्ट नहीं हुए. और ये लोग यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं और बच्चों को एक्चुअली इंजरी होती है इससे. और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि आप यूट्यूब में देख के आप घर पे जो करते हो ये प्रैक्टिकल नहीं है. स्पेशली एमएमए उसका बेस नहीं है आपके पास. उसका बेस नहीं है, आपको उसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है. ये ऐसी बात है कि आपने जिंदगी भर केमिस्ट्री पढ़ा है और बायोलॉजी पढ़ा रहे हो बच्चों को. मतलब
चिकन बोल के सोयाबीन खिला रहे हो। हाँ, लेकिन ये बात आप बोल सकते हो कि चलो अगर कोई कराटे गाय भी है, अब प्रॉपर एक फॉर्मल ट्रेनिंग कंप्लीट एक प्रॉपर कोच के बाद एमएमए ट्रेनिंग कई सालों तक करे, उसके बाद वो कोच बने, तो आई थिंक दैट्स ओके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पास में एमएमए फाइटर्स कितने हैं? हमारे पास जब एमएमए फाइटर्स गिने चुने हैं तो एमएमए कोचेस कहाँ से आए? जो फाइटर्स है वो अलग अलग सिटीज में स्प्लिट हो चुके हैं, राइट, अलग अलग जिम्स में। जब ये फाइटर्स अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देंगे तब उनको एमएमए आएगा ना, और तब ये नॉलेज स्प्रेड होगा। एग्जैक्टली। लेकिन जिनका बेस ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं एमएमए क्या है, जो सुल्तान पिक्चर देख के एमएमए सिखाते हैं लोगों को, सो वो कहाँ से एमएमए सिखाएंगे? एग्जैक्टली। कुछ अपकमिंग एमएमए फाइटर्स या यंग जो यूथ है एमएमए में आना चाहता है, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? भी नए फाइटर्स आ रहे हैं, आप सबसे पहले तो किसी के बहकावे पे ना आइए। आप ये रिसर्च कीजिए खुद के आप कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, किसके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो, कौन से एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग कर रहे हो। सिर्फ जिम में मैट लगाने से, किसी कॉनर मैग्रेगर का फोटो लगाने से, खबीब का फोटो लगाने से कोई आपको एमएमए नहीं सिखाएगा। आप देखिए आपका कोच कौन है, क्या उसको कभी एक्सपीरियंस है फाइट का, क्या उसने कभी फाइट्स किया है, क्या उसने कहीं पे जाके ट्रेनिंग किया है, उसने कहाँ से ट्रेनिंग किया। आप बैकग्राउंड चेक किए बिना कोई एमएमए जिम ज्वाइन मत करिए, अन्यथा आप आपका पूरा समय बर्बाद कर चुके होंगे। भाई मैं आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड लाया हूँ, तो हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा मजा आएगा देखने में। तो मैं आपको एक वर्ड दूंगा, कोई भी, आपको जो भी पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा तो आपको मुझे वो बताना है, ठीक है? शुरू करते हैं। लव, फैमिली, फेवरेट एमएमए फाइटर, खबीब, चैलेंज, मी, फादर ऑफ इंडियन एमएमए, डैनियल आइजैक। रियली? यस, इट्स अ फैक्ट। मैं भी ये बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत शुरू से उनके साथ काम किया हूँ। बहुत लोग बाकी बोलते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, क्रिटिसाइज करने वाले तो करते रहेंगे, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। डेफिनेटली, मतलब कोई कितना भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट ये सच है, मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत शुरू से उनके साथ एमएमए में काम करता रहा। और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि इंडिया में एमएमए को उन्होंने ही लाया और प्रमोट भी आई थिंक उन्होंने अच्छा किया। सही बात है। नेक्स्ट, मनी और फेम इन एमएमए। फेम, ऑनेस्टी, बिलीफ, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर lots of fight, inshallah. and I will be at the corner of your fights, inshallah. बहुत मजा आया यार भाई तुम्हारे साथ ये पॉडकास्ट इंटरव्यू करने में आज एमएमए के ऊपर, और बहुत सारी अच्छी आई होप जानकारी मिली और नॉलेज मिली है हमारे व्यूवर्स को रिगार्डिंग एमएमए। सबसे पहले भाई शुक्रिया हमारे यहाँ आने का। थैंक यू यार, माय प्लेजर। मेरे को प्लेटफॉर्म दिया मेरी बात रखने के लिए, शुक्रिया भाई। Okay.